जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के ज्योग्राफी चैप्टर का ज्योग्राफी विषय का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आपके बुक में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस सारे पॉइंट को हम इस पीडीएफ में टाइपिंग कर दिए हैं ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। और एक एक पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में करेंगे और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप ये चैप्टर है और चैप्टर का नाम याद रखिएगा, संसाधन और इसका उपयोग। अगर आपसे हम पूछेंगे कि संसाधन जिसको कहा जाता है रिसोर्सेज, इसको इसका मतलब आखिर क्या होता है, एकदम आसानी से भाषा में समझ लेंगे। तो देखिए संसाधन का मतलब समझिए क्या होता है। संसाधन का मतलब हो गया कि हमारे जीवन में आज के वर्तमान समय में जितने भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, आप अगर हम कहेंगे सुबह से लेकर अभी तक या जब आप उठ जाते हैं और जब सोने जाते हैं उस समय तक आपको जो जो वस्तु की आवश्यकता होती है, जो आपकी आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है, वो सभी के सभी आपकी क्या है, संसाधन है। जैसे अगर आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करने के लिए जल जल की आवश्यकता होता है। जल आपका एक क्या है, संसाधन है। सुबह उठने के बाद हर वस्तु दिखाई दे अपना जगह पे, या तो उसके लिए आपको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होता है, तो ये भी आपका क्या है, संसाधन है। आपको भोजन के लिए कोयला गैस चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, ये भी आवश्यकता को पूरा करता है, तो इसलिए भी ये भी क्या है, संसाधन है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है उसी को हम लोग कहते हैं संसाधन। कुछ जो है से प्रसिद्ध भौगोलिकविद जो है, एक जिमरमैन है। जिमरमैन ने कहा है क्या, कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। संसाधन होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि जो कोई भी चीज संसाधन बनती है जब इंसान अपनी तकनीकी का उपयोग करे या बुद्धि का उपयोग करता है तो संसाधन बनता है। जैसे अगर हम कहते हैं नदी है, तो नदी में पानी है और नदी के पानी से हम लोग क्या बनाने लगे हैं, बिजली बनाने लगे हैं। तो बिजली बनाने लगे तो ये बिजली जो बना है तो ऑलरेडी हमारी आवश्यकता को पूरा करती है। तो ये बिजली क्या प्रकृति ने बना के दिया है, नहीं। संसाधन के रूप में नदी के पानी था और उसका हम लोग तकनीकी और बुद्धि का उपयोग करके बिजली बना लिए, तो ये हमारी आवश्यकता और संसाधन बन गया। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। इसी चीज का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे नदियां पहले थी, लेकिन जब हमने बिजली बनाना सीख लिया तो वह क्या बन गई, संसाधन बन गई। अब हम लोग समझते हैं संसाधन के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप याद रखिएगा, संसाधन के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको सबसे पहले तो समझना है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी हम कहेंगे कि हमारा जो उत्पत्ति है उसके आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। आइए जैव संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, जान लेते हैं कि जिसमें जान होती है और जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है उसी को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे इंसान हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, जैसे हम भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि आपको आवश्यकता है कि हमें टीआरई 4 निकालना है, या आपकी आवश्यकता है कि हमारा 10th का एग्जाम अच्छा से निकले या डीएलएड का एग्जाम अच्छा से निकले, तो उसके लिए हम ये कंटेंट आपको बता रहे हैं। तो हम तो एक संसाधन का काम कर रहे हैं। और हम कैसे संसाधन है, जैव संसाधन है। पशु, अगर आपको दूध पीने की आवश्यकता होगी तो पशु के दूध से आप पीते हैं। वनस्पति से आप ऑक्सीजन लेते हैं, फल लेते हैं, सारा चीज तो उसी से लेते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हो गया, जैव संसाधन। यानी वैसा संसाधन जिसमें जान होती है और जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है उसी को हम लोग कहते हैं जैव संसाधन। अगला हमको समझना है अजैव संसाधन। तो वैसा संसाधन जो निर्जीव होती है और जो हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा उसी को हम लोग कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे चट्टाने हो गया, हम लोग का जो घर बनता है, महल बनता है, वो चट्टानों से मिलकर भी बनता है। धातु, हम लोग हर रोज जो है से धातु का उपयोग करते हैं। खनिज हो गया, ये भी क्या है, निर्जीव है, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा उसी को हम लोग कहेंगे अजैव संसाधन। अब आइए उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, एक नवीकरणीय संसाधन होता है और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन।
आइए, नवीकरणीय संसाधन अगर हम कहते हैं, आप थोड़ा बताइए। सूर्य का प्रकाश है, ये रोज हम लोग यूज करते हैं और ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। हम कहते हैं जल, जल कभी समाप्त होने वाला है, हर रोज हम लोग यूज करते हैं और अथाह मात्रा में है। तो वैसा संसाधन जिसे दोबारा यूज किया जा सके और जो कभी खत्म नहीं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन। आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कोयला। कोयला आपको पता भी है कि कितना, मतलब कितना दिनों के बाद बनता है। एक कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। जो आप पेट्रोलियम यूज करते हैं, जो पेट्रोलियम यूज करते हैं, उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। और एक बार बनने के बाद उसको समाप्त भी, अगर ज्यादा मात्रा में यूज करने लगे तो समाप्त भी होने लगेगा। तो वैसा संसाधन जिसे बनने में लाखों साल लगते हैं और जो एक बार समाप्त हो जाए तो दोबारा नहीं मिलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। बहुत ज्यादा पूछता है आपको जो है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको आप याद रखिएगा। नवीकरणीय यानी फिर से प्राप्त कर देना, नया। नवीकरणीय से याद रखिएगा न्यू, मतलब फिर से नया किया जा सके। अनवीकरणीय यानी फिर से नया नहीं, यानी फिर से प्राप्त नहीं किया जा सके। आगे पॉइंट देखिएगा, और भी प्रकार है, आप इस चीज को याद रखिएगा कि नवीकरणीय हो गया। अब स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना के हक के आधार पर भी संसाधन के प्रकार होते हैं। जैसे 3 प्रकार के संसाधन होता है। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, एक होता है सामुदायिक संसाधन, और एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है जिस पर केवल किसी खास व्यक्ति का ही अधिकार हो। जैसे आपका घर है तो केवल आपका ही अधिकार होगा और ये आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा, तो ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया। आपका जमीन है तो आप ही का अधिकार होगा, तो इस पे आप व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। यानी वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, सामुदायिक संसाधन, यानी वैसा संसाधन जो पूरे समूह का होता है, पूरे समाज का होता है। जैसे मंदिर हो गया, शमशान हो गया, पार्क हो गया, ये तो सभी व्यक्ति का होता है, तो इसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है कि जो पूरे, मतलब देश के सीमा के अंदर जो भी संसाधन है, वो सभी राष्ट्रीय संसाधन है और सरकार जरूरत पड़ने पर उसको ले भी सकती है। जैसे जमीन, जमीन एक प्रकार का निजी संसाधन नहीं है, जमीन एक प्रकार का राष्ट्रीय संसाधन है। जरूरत पड़ने पर आपका ही जमीन रहेगा, लेकिन सरकार उसको ले लेगा, उसके बदले में मुआवजा देगा, लेकिन ले लेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं संसाधन का 3 प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, ये पीडीएफ आपको कहां से लेना है हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। अगला समझते हैं, अगला जो प्रकार होता है, चौथा प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। तो समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी पर खुला महासागरीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी मान लीजिए कि यहाँ समुद्र है और समुद्र से 2 किलोमीटर तक आप चले जाइए, 200 किलोमीटर तकला जो क्षेत्र रहेगा, वो क्षेत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। जैसे पुष्पा फिल्म आप देखे होंगे 2 में, तो जैसा ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करता है तो उसमें जो है से गोली चलने लगता है। समझ में आ रहा है ना? अगला प्रकार आप लोग याद रखिएगा, संसाधन नियोजन के आधार पर भी संसाधन के प्रकार। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे प्लानिंग क्या करना है, रिसोर्स प्लानिंग, मतलब संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब होता है कि संसाधन कम मात्रा में है, उसको हम किस तरीका से यूज करें ताकि हम भी यूज कर ले, आने वाला पीढ़ी को भी यह समाप्त ना हो और अच्छा से हो। तो नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। तो देखिए, भारत जैसे देश में जहां संसाधन कहीं बहुत ज्यादा है, जैसे झारखंड में देखिए खनिज सबसे ज्यादा है, और कहीं बिल्कुल हईते नहीं है। जैसे लद्दाख में चले जाइए, लद्दाख में बुनियादी सुविधा बहुत कम है। तो आप भारत जैसे देश में कहीं पे ज्यादा संसाधन है तो कहीं पे कम संसाधन, तो इसको आपको प्लानिंग करना होगा, इस तरह का समायोजन करना होगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं संसाधन का नियोजन, यानी प्लानिंग। मतलब कि संसाधन को भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में एक समान रूप से उपलब्ध करा देना ही संसाधन का नियोजन कहलाता है। वहां नियोजन यानी प्लानिंग की जरूरत होती है। बात समझ में आ रहा है? कहीं ज्यादा है कहीं कम है तो वहां प्लानिंग की जरूरत है, तो इसी को हम लोग कहते हैं संसाधन नियोजन। अब आइए हम लोग समझते हैं, इसका मतलब संसाधनों का सही और सोच समझकर इस्तेमाल करना, ताकि
ताकि वे सभी को मिल सके और भविष्य के लिए बच भी सके, उसी को हम लोग कहते हैं कि वो संसाधन का नियोजन। तो देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है संसाधन का नियोजन करना। अब आइए संसाधन का संरक्षण का मतलब हम लोग समझते हैं कि संसाधन का संरक्षण का मतलब क्या होता है। तो आइए संसाधन को लालच में आकर बर्बाद नहीं करना। अगर हमको हमारे पास कोई चीज की उपलब्धि है, तो जैसे झारखंड में आप लोग देखे हैं कि झारखंड में कोयला की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक है। अब वहां के लोग क्या करेंगे, कोयला की मात्रा अधिक होने के कारण सब बहुत ज्यादा कोयला का यूज करेंगे। तो ऐसे तो पूरे देश के संतुलन बिगड़ सकता है। तो इसलिए कहा गया कि संसाधन का संरक्षण, कन्वर्जेशन भी करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। संसाधनों को लालच में आकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने यानी लालच के लिए कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यानी पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। महात्मा गांधी जी का ये थ्योरी आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने कहे थे पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर हम कहेंगे, अगर हम अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं संसाधन का करेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधा का दहन करने लगे, पेड़ पौधा को काटने लगे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी कितना बढ़ जाएगा, और प्रदूषण जो आप कोरोना काल में इसका प्रभाव देख भी सके हैं कि कितना ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी चीज को कहा गया है संसाधन का संरक्षण करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगलो हम समझते हैं सतत विकास का मतलब क्या होता है। तो देखिए सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार। इसका सीधा मतलब यह है कि विकास ऐसा हो जो आज की जरूरत जरूरत भी पूरा करे और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाए, इसी को भी पहुंचाए, और आने वाले पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहे। इसी को हम लोग कहते हैं सतत विकास। यानी केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल हम लोग इस पीढ़ी में है तो जितना भारत के संसाधन है उस सारे संसाधन को हम ही लोग यूज कर ले और आने वाले पीढ़ी के लिए वो चीज कम पड़ जाए, तो ये गलत है। सतत विकास होना चाहिए, यानी सभी पीढ़ी के लिए, जो पहले था पीढ़ी उसके लिए उसको भी अच्छा पूरा हो, जो वर्तमान में अभी है उसको भी संसाधन अच्छा से मिल सके, और आने वाले जो भविष्य, भारतीय भविष्य है, उसको भी कमी ना हो। इस प्रकार सतत विकास में सतत जो है से विकास होना, डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। इसी को हम लोग कहते हैं सतत विकास। यानी जब संसाधन का उपयोग इस तरीका से करे कि पर्यावरण को जो है से नुकसान पहुंचाए भी ना, आने वाले पीढ़ी को भी आने वाले पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखा जा सके, उसी को हम लोग कहते हैं सतत विकास। कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपको ये याद रखना होगा, आपको ये याद रखना होगा। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना होगा। और दूसरा आप लोग याद रखिएगा, प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1992 में। क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 में। कौन सा जगह पे हुआ था, तब ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरो। याद रखिएगा, ब्राजील का एक जगह है रियो डी जेनेरो, एक जगह है जहां पर पृथ्वी की प्रथम सम्मेलन हुआ था। आइए एजेंडा इसमें क्या बनाया गया था, एजेंडा 21 को जो है मान्यता दिया गया था। एजेंडा 21 क्या है, सतत विकास को हासिल करने के लिए बनाया गया एक प्रोग्राम है, जिसको एजेंडा 21 कहा जाता है। इसमें इसका प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही था कि आने वाले पीढ़ी को भी संसाधन मिलता रहे, समाप्त संसाधन की समाप्ति नहीं हो, और संसाधन का हम नुकसान नहीं करें, जरूरत से ज्यादा इसका उपयोग नहीं करें। तो इसी को हम लोग कहते हैं एजेंडा 21। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। कहाँ पे हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के कौन से शहर में हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। और इसमें कौन से एजेंडा पर बात किया गया था, 21 एजेंडा क्या है, सतत विकास को हासिल करने के लिए बनाया गया क्या है, प्रोग्राम है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस जो है हर साल, पर्यावरण दिवस जो है से हर साल जो है से 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिए पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तब 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं संसाधनों का धुआंधुन दोहन और उसका नुकसान। अगर हम संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो उपयोग करने से जो है से क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा, और उसका जो है से संसाधन की समाप्ति भी होगा। तो इसी के बारे में लोग समझते हैं। आइए समझते हैं। जब हम लालच में आकर संसाधनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो
तीन बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। अगर हम लालच में आएगा कि नहीं मेरे पास ये चीज है और उसका बहुत ज्यादा जो है से उपयोग करने लगे, तो तीन प्रकार की समस्या पैदा होगी। पहला समस्या याद रखिएगा, गरीब और अमीरी की खाई। और सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर इस तरह का अगर हम संसाधन दोहन कर लिए, तो जिसके पास पैसा है वो तो संसाधन को किसी तरह उपलब्ध कर लेगा, जिसके पास नहीं है तो गरीब और अमीर की जो खाई है इसकी दूरियां बढ़ जाएगी। ठीक है ना। खाई, संसाधन कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाते हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में यानी संपन्न और विपन्न में बढ़ जाता है, यानी गरीब और अमीर में बढ़ जाएगा। तो संसाधन का ये दुरुपयोग करने से ये हानि पड़ सकता है। आइए अब अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। पारिस्थितिकी संकट, दूसरा समस्या क्या आ जाएगा, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी सिस्टम वाला संकट आ जाएगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग होगा, जैसे भूमंडलीकरण, तापन, मतलब कि अधिक तक टेम्परेचर हो जाएगा। पृथ्वी के अलग अलग जगह पर से जो है पृथ्वी धंसने लगेगा, पृथ्वी के मिट्टी उखड़ जाएगा। ओजोन परत का फटना, यानी ओजोन परत जो यूवी किरण को रोकता है वो फटने लगेगा, और जिससे यूवी किरण, कैंसर, उस सब का समस्या ज्यादा फैलने लगेगा। पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या जो है से पैदा हो सकती है। तो देखिए ये सब संसाधन का ज्यादा दोहन करने से होगा। भविष्य का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर इस तरह हम दोहन चलाता रहा, मतलब दोहन चलता रहा, तो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी यह नहीं बच पाएगी। ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तीन प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक तो होगी गरीबी और अमीरी के बीच, पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो सकता है, और भविष्य में खतरा भी हो सकता है। आगे हम लोग समझते हैं संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किया गया है। तो देखिए संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास यही किया गया कि पूरी दुनिया में मिलाकर संसाधनों को बचाने के लिए कई कदम उठाया गया, जिसमें पहला कदम याद रखिएगा, क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम कब उठाया गया था, 1978 ईस्वी में। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत की गई है। सबसे याद है, क्लब ऑफ रोम जो है 1978 ईस्वी में जो है सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत की गई है। मतलब एक संगठन बनाया गया था 1968 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि जो है संसाधन को रक्षा किया जा सके। अब आते हैं हम लोग देखते हैं। अब देखिए संसाधन ऐसा नहीं कि कोई देश में हम अपना देश का यूज कम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि, और कोई देश में जैसे अभी ईरान में चल रहा है, ईरान में पेट्रोलियम ज्यादा है, वहां पर युद्ध हुआ तो पूरा देश में ना प्रभाव उत्पन्न होगा। तो संसाधन समाप्त होगा तो पूरा देश में संसाधन उत्पादन समाप्त होगा, और इससे युद्ध की समस्या भी बन जाएगी। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम अगर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ईरान के पास रहे और कोई देश के पास नहीं रहे, तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति होगा, लोग वहां पर जाके कब्जा करने लगेंगे, तो ये भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा कदम क्या उठाया गया था, ब्रेंट लैंड आयोग रिपोर्ट। ये कब किया गया था, 1987 ईस्वी में। इस रिपोर्ट ने सतत विकास, यानी अभी थोड़ा देर पहले बताया था, सतत विकास यानी आने वाले पीढ़ी को भी संसाधन उसी तरीका से मिलते रहे, उसी को सतत विकास कहते हैं ना, की अवधारणा दी गई थी। याद रखिए ब्रन लैंड आयोग रिपोर्ट 1987 ईस्वी में आया था, और इसने किस पर बात किया था, सतत विकास पर। इसने हमारा साझा भविष्य, यानी कहा था क्या, इसने क्या कहा था, हमारा साझा भविष्य जो है से हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एक किताब भी प्रकाशित किया था। ये ब्रंट लैंड आयोग रिपोर्ट 1887 ईस्वी में। ठीक है। आगे जो है से सुमशेर की पुस्तक, याद रखिएगा सुमशेर की पुस्तक, इनका किताब स्लोम इज ब्यूटीफुल, याद रखिएगा क्या नाम है पुस्तक नाम, स्लोम इज ब्यूटीफुल, जो कि 1974 में महात्मा गांधी के विचारों को प्रमुखता में रखा गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, प्रमुख सम्मेलन भी हुए थे जो कि ग्लोबल वार्मिंग के रोकने से था। ये महत्वपूर्ण है, जिन्हें अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए। सम्मेलन, समय और स्थान, ये आपको याद रखिएगा कि सम्मेलन कहाँ, प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ और किस जगह पर हुआ। तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून में हुआ था 1992 ईस्वी में, रियो डी जेनेरो, याद रखिए रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। और इसका एजेंडा क्या था, पर्यावरण संरक्षण, और एजेंडा 21 जो अभी थोड़ा देर पहले बताया था, एजेंडा 21 पर चर्चा किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा इसके जस्ट 5 साल के बाद, प्रथम के 5 साल के बाद हुआ था, 1997 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, न्यूयॉर्क में, और उस पर +5 सम्मेलन भी कहा गया, 5 साल बाद हुआ था। ठीक है ना, इसलिए इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा।
तृतीय जो सम्मेलन हुआ था वो 2002 में हुआ था। तो फिर इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो 2002। जोहानबर्ग में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, सतत विकास पर चर्चा किया गया। तो याद रखिएगा प्रथम सम्मेलन 1992 में, 5 साल जोड़ देंगे तो 1997 में, 5 साल जोड़ देंगे तो 2002 में हुआ था। जगह याद रखिएगा पहला ब्राजील में हुआ था, दूसरा न्यूयॉर्क में हुआ था, तीसरा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ब्राजील, न्यूयॉर्क, दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील में कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये कहाँ? न्यूयॉर्क में हुआ था। जोहानबर्ग में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा पहला का एजेंडा क्या है? एजेंडा 21 और पर्यावरण संरक्षण। दूसरा जो है से आप याद रखिएगा, तीसरा का अथी था सतत विकास। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय बैठक को हम लोग समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बैठक, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में, यह न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि यह पहले सम्मेलन के 5 साल बाद उसके कामों की समीक्षा के लिए किया गया था, कि जो काम दिया गया था सतत विकास और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उस पर काम हो रहा है कि नहीं, उसी के सम्मेलन के लिए द्वितीय सम्मेलन किया गया था। अब आइए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, क्योटो सम्मेलन, दिसंबर 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1997 में। यह जापान के क्योटो शहर में हुआ था, इसलिए इसको कहा गया था क्योटो सम्मेलन। 1997 में ही हुआ था, वो भी 97 में हुआ था प्रथम, ये भी 97 में। जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि धरती के गर्मी में धरती को गर्म होने से बचाना, यानी ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना है? समाप्त करना है। इसने 159 देशों में भाग लिया था। आपको याद रखना होगा क्योटो सम्मेलन में कितना देश भाग लिया था? 159 देश ने भाग लिया था। 6 खतरनाक गैसों जैसे CO2, मीथेन आदि के इस्तेमाल में कटौती करने पर सहमति बनी। इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहा गया। याद रखिएगा क्योटो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो जापान में हुआ था। और कब हुआ था? दिसंबर 1997 में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि धरती पे जो है गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। और इसमें कितने देश शामिल हुए थे? 159 देश शामिल हुए थे। और 6 खतरनाक गैसों पर प्रतिबंध भी लगाया गया था, जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन पर लगाया गया था इस्तेमाल। और इसलिए इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। आइए तृतीय सम्मेलन पृथ्वी का जो हुआ था आप लोग जानते हैं 2002 में हुआ था। ये दक्षिण अफ्रीका में जोहानबर्ग में हुआ था, ये बता दिए। इसमें पर्यावरण बचाने के लिए 150 धाराओं पर सहमति बनी थी, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम अभी तक नहीं निकला है। अब आइए, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन प्रश्नावली है, उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली पहला क्वेश्चन है, MCQ है। कोयला किस प्रकार के संसाधन? तब बताइए, कोयला कभी फिर से प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। तो यह एक प्रकार का और नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि यह एक बार समाप्त हो जाए तो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, सौर ऊर्जा क्या है? तो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो पुनः पूर्ति योग संसाधन है, पुनः पूर्ति योग संसाधन, यानी फिर से प्राप्त किया जा सकता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक, सीमा तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 आप याद रखिएगा, न्यूटन मीटर तकला होता है। 200 न्यूटन मीटर तकला आप लोग सब लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे होता है? तो संसाधन के अनियोजित विदोहन से, यानी बिना सोचे समझे बर्बाद करना ही डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्रों तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। 19.2 किलोमीटर तक जो है से राजनीतिक क्षेत्र तक है, कि इतना दूर तक आप जो है से लग सकते हैं। अब आइए अगला पॉइंट जो लघुतरीय प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है ये, संसाधन को परिभाषित कीजिए। हमारे पर्यावरण में मौजूद हुए सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है और जिसे बचाने के लिए हमारे पास तकनीकी और संसाधन है, तो उसी को हम लोग कहते हैं संसाधन कहलाता है। जो हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा वो भी क्या है? संसाधन। संभावी और संचित को संसाधन में अंतर बताना। तो संभावी संसाधन किसे कहते हैं? तो जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो, इसे इस्तेमाल नहीं हुआ हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं संभावी संसाधन। जैसे राजस्थान के में सौर ऊर्जा का संभावना है कि वहां सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा मिलेगा। संचित को संसाधन, ये संसाधन जिसे हम तकनीकी से इस्तेमाल कर सकते हैं और भविष्य के लिए बचा कर रखे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं संचित को संसाधन। जैसे बांध से हम जल बना सकते, जैसे बांधों के जल से हम बिजली बना सकते हैं। अगला पॉइंट,
संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, संसाधनों का सही इस्तेमाल जरूरी है ताकि वे समाप्त न हो सके, इसी को हम लोग कहते हैं संरक्षण, और न प्रदूषित हो सके। अब हम लोग समझेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको समझने जा रहे हैं। 10th क्लास से संबंधित कुछ जो बिहार बोर्ड में भी पूछता है, आप याद रखिएगा। संसाधन बनती है, जैसे बहते पानी से बिजली बनना तकनीकी की वजह से, ये सब संसाधन क्या है, बनती है। संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका, तकनीकी ही किसी बेकार पड़ी चीज को कीमती संसाधन बनाती है, जैसे बहते पानी से बिजली बनाना तकनीकी की वजह से ही मुमकिन हो सका है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग जो है बनाने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो सभी एग्जाम के लिए आपका जो है जरूरत है। हम लोग कुल 50 क्वेश्चन करेंगे, इसको जो है आप लोग कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, संसाधन होते नहीं है बनते हैं, यह कथन किसका है। तो अभी जस्ट बताया किसका है, जिब्रे मैन का है। किसका है, जिब्रे मैन का। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा एक प्रकार का कौन सा संसाधन है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तब पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन, तो कोयला क्या है, एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तट तट रेखा से कितने किलोमीटर तक क्षेत्र सीमा के अपमर्जक कहलाते हैं। इसका अगला पॉइंट भी आपको मिल जाएगा, क्षेत्र रेखा के कितने किलोमीटर तक सीमा तक अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो अभी जस्ट आप लोग देखे थे कि कितना कहलाता है, तो 200 किलोमीटर तक। कितना, 200 नैनोमीटर, याद रखिएगा, नेरियोमीटर होता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या होता है, तो संसाधन का संग्रह नहीं, संसाधन के अनियोजित दोहन से। हाँ, संसाधन का अनियोजित दोहन से ही डाकुओं का क्या कहलाता है, कहलाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। अभी जस्ट आप लोग पढ़े, कितना किलोमीटर है, 19.2 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन, बोलिए, पेट्रोलियम फिर से प्राप्त किया जा सकता है जल्दी, नहीं, तो यह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ये भी एक प्रकार का कौन सा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्योंकि एक लोहा को बनने में कितना समय लगता है, इसका आप कामना भी नहीं कर सकते हैं। एक लोहा जब बनता है तो बहुत समय लग जाता है, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा ये आपको जब समुद्री इलाका में जाइएगा तो लगले लगले आपको मिलते रहेगा, तो इसलिए एक प्रकार का नवीकरणीय है कि एक बार ज्वारीय ऊर्जा है, मतलब जो ज्वार का लहर आया फिर दूसरा बार भी आएगा लगले लगले, तो इसलिए नवीकरणीय संसाधन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन, अति पशुपालन, अधिक सिंचाई, ज्यादा वहां पर सिंचाई होता है, इसके कारण वहां पर वन के वृक्ष जो है से उखड़ने लगे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में कृषि था, हरियाणा, पंजाब, बिहार, नहीं, उत्तराखंड में जो है से क्या है, प्रचलित है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा है, पृथ्वी को कौन ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। शायद ये छूट गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। पृथ्वी को कौन ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह। क्वेश्चन का यही है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर है, ठीक है ठीक है, अभी तो नहीं बनाया ना। हाँ, चलिए ठीक है, अभी आगे हम लोग को पढ़ना ही था। मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ होता है। मरुस्थल जो मृदा है उसका विस्तार निम्न में कहाँ पर होता है, तो आप याद रखिएगा राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है, मरुस्थल सबसे ज्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में। अगला है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन को क्या कहा जाता है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन को जो है से बेंजीन, यूरिया, एड्रीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एड्रीन के द्वारा प्रजनन को नष्ट किया जा सकता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मृदा का दूसरा नाम याद रखिएगा, रेगुर मृदा है। क्या नाम है, रेगुर मृदा है। अगला क्वेश्चन है क्या, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, महासागर से। तो आप याद रखिएगा, महासागर से लगभग 96.5% जो है से आपको जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को आप याद रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति अगर हम जल का जो है से ज्यादा दोहन कर रहे हैं तो इससे किसका जो है संकेंद्रण बढ़ा है? तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका संकेंद्रण किससे बढ़ा है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बताइएगा, फ्लोराइड होगा, क्लोराइड होगा कि आर्सेनिक होगा? तो इसका सही क्वेश्चन का आंसर होगा आर्सेनिक होगा। क्या होगा? आर्सेनिक होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा जो है से निहित है? तो आप याद रखिएगा 65% जो है से प्राणियों के जीव में शरीर की जल की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? तो आप याद रखिएगा मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ अभियान को जो है से चलाए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन को किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग समझेंगे अगला पीडीएफ में। ये सारा का सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो आप लोग को बताया गया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसमें सतत विकास का चर्चा किया गया है। ठीक है। और दूसरा जो है से जोहान थी यहाँ पर हुआ था न्यूयॉर्क में। तो आप लोग याद रखिए। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपको बताना है कि कहाँ पर हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पे हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन? तो न्यूयॉर्क में हुआ। आप इस कुछ चीज को याद रखिएगा। तीसरा आपका है क्वेश्चन, प्लूटो सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो जापान में हुआ था। आप लोग को अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पता है कि प्लूटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला पीडीएफ में पढ़ते हैं। अगर ये सारा का सारा पीडीएफ आपको चाहिए तो एक नंबर लास्ट में हम देंगे, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको जो है से भेज देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध आपको याद रखिएगा, आपको बताए थे कि सतत विकास से संबंध है। किससे विकास है? सतत विकास से। अगला क्वेश्चन है, स्लोम इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद थी, थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि स्लोम के जो है से ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक आपको बताए थे सुमशेर है। कौन है? सुमशेर। थोड़ा देर जस्ट पहले हम चर्चा किए थे कि सुमशेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत के जो राष्ट्रीय पक्षी है आप लोग जानते हैं कि वो मयूर होता है। क्या होता है? मयूर जो है से भारत के क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। अगर हम कहते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वन जीव बोर्ड की जो स्थापना हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में वन जीव बोर्ड की स्थापना किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, टेक्सॉल का उपयोग किया जाता है। टेक्सॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए, टेक्सॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आपको बता देगा कि कैंसर के इलाज में टेक्सॉल का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्सॉल का प्रयोग किया जाता है। चौरक का संबंध किस देश से था? चौरक का जो संबंध था वो किस देश से था? तो चौरक में एक बीमारी आया था, वो संबंध जो है किससे? भारत देश से था। चौरक का संबंध किस देश से था? तो भारत देश से था। अगला क्वेश्चन क्या है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको कुल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में जो है से बांटा गया है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार? ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ है। बीपीएससी आप लोग अगर आप लोग तैयारी करते होंगे तो टीआरई 1 का ये क्वेश्चन है पूछा हुआ टीआरई 1 में कि वन का क्षेत्र जो है से कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा 7% जो है से फैला हुआ है। ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% पर। अब अगला स्लाइड निकालते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा उद्योगों की जननी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्योगों का जननी किसे कहा जाता है? आप याद रखिएगा किसको कहा जाता है? लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है।
किस उद्योगों को जननी कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है? 1 टन इस्पात बनाना चाहते हैं तो लगभग 10 kg मैग्नीशियम की आवश्यकता होता है। कितना होता है? 10 kg मैग्नीशियम की आवश्यकता होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? सबसे ज्यादा जो है लोहा का उत्पादन जो है से कौन करता है? तो आप याद रखिएगा, लोहा का उत्पादन कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करने का जो काम करता है वो करता है उड़ीसा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाइराइट। पाइराइट जो है किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है वह किस प्रकार का खनिज है? तो आप लोग याद रखिएगा, अधात्विक खनिज है, धात्विक नहीं है। क्या है? अधात्विक खनिज है पाइराइट। अगला क्वेश्चन क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोग बताइए कि सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट किससे बनता है? चूना से बनता है, तो चूना पत्थर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा जो है से केंद्र स्थापित किया गया था? कलप्पन, नोआरा, राणा प्रताप नगर, तारापुर में किया गया था। कहां पर किया गया था? तारापुर में। आप लोग याद रखिएगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? अनवीकरणीय यानी फिर से प्राप्त नहीं होना। तो जल प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा भी प्राप्त, पवन ऊर्जा भी, लेकिन कोयला को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जो है से क्या है? अनवीकरणीय है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि प्राथमिक ऊर्जा किसे कहते हैं। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ठीक है। अगर कोयला हमको जरूरी है, पेट्रोलियम भी। प्राथमिक ऊर्जा उसे कहा जाता है जो प्राथमिकता रूप से हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। बाकी कोयला वो सब जो है से प्राथमिक ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा का मतलब कहा जाता है जो डायरेक्टली प्राप्त हो, जैसे कोयला ये डायरेक्टली प्राप्त होता है, पेट्रोलियम ये डायरेक्टली मिलता है, प्राकृतिक गैस डायरेक्टली। लेकिन विद्युत पहले हम क्या करते हैं, बांध बांधते हैं जल का, और तब पानी गिरता है तब हमें एनर्जी मिलता है, या हम कोयला को जलाते हैं और उसके बाद हमें एनर्जी मिलता है, तो सेकेंडरी ऊर्जा हो जाएगा। यानी जो ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होता है तो सेकेंडरी ऊर्जा होता है। गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के जो कोयला है उसका निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कोयला सबसे ज्यादा जो है से कहां पर पाया जाता है? तो सब लोग जानते हैं कि कोयला जो है से आपको झारखंड में सबसे अधिक जो है से कोयला मिलता है। झारखंड में कोयला सबसे अधिक मिलता है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथ्रासाइट जो है से कोयला का प्रमुखतम जो है से स्रोत है ना, एंथ्रासाइट, याद रखिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल परियोजना आप याद रखिएगा। भाखड़ा याद रखिएगा सतलज नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? सतलज नदी पर जो है से भाखड़ा नागल परियोजना बना है। भखरा और सतलज, यानी भाखड़ा जैसा ही हुआ तो ऐसा ही सतलज हो गया, ठीक है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? ताप विद्युत केंद्र जो है से कहां पर बना हुआ है? तो आप याद रखिएगा बरौनी में जो है से ताप विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। अगला याद रखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यानी यूरेनियम जो है से सबसे अधिक कहाँ पे मिलता है? यूरेनियम के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है। तो आप याद रखिएगा जाडूगोडा, याद रखिएगा बहुत ज्यादा मात्रा में यूरेनियम मिलता है भारत में। जाडूगोंडा जो है वहां पर यूरेनियम मिलता है। हीराकुंड बांध कहाँ पर बना है? तो महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन क्या है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है, तारापुर याद रखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र से माता याद रखिए, माता के माथा पर तारा जैसा होता है, तब महाराष्ट्र याद रखिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिएगा, इसका सारा जो है से हम इसका आंसर लिख दिए हैं। ये भी नहीं है तो इसके बाद भी आप देख सकते हैं, सबका आंसर 1 से 50 तक का आंसर लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे आप जो है से मैसेज कीजिएगा, हम ये पीडीएफ पूरा जो है से भेज देंगे। सारा ऑप्शन लिखा हुआ है। कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीकरण और तापकरण को रोकना था। चिपको आंदोलन, इसकी शुरुआत उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था।
लौ एक्स, इसे उद्योगों की जननी कहा जाता है क्योंकि लगभग सभी उद्योग इसी पर निर्भर होता है। अगला याद रखिएगा। आशा है कि यह सामग्री आपकी कक्षा और मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। ये पूरा के पूरा टॉपिक इस बात को लिख दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप जो है से मैसेज कीजिएगा और हम आपको जो है से पूरा पीडीएफ आपको हम भेज देंगे, ठीक है। एक नंबर हम लिख देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, 9241521601। इस पे आप जो है से व्हाट्सअप कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको कर देंगे। आप सीधे लिख दीजिएगा 10th क्लास या आप TRE 4 1 लिख दीजिएगा। भूगोल भूगोल क्लास 1 लिख दीजिएगा ना, भूगोल क्लास 1, तो हम समझ जाएंगे और आपको जो है से भेज देंगे भूगोल क्लास 1, ठीक है। इस तरीका से भेज दीजिएगा तो हम आपको जो है से इसको हम भेज देंगे। चलिए तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और कैसा लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो, तो आप लोग जो है से थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें वीडियो बहुत अच्छा लगा है। और एक बार नंबर मिला लेते हैं 92415216, ठीक है, नंबर ठीक है। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको ये भेज देंगे। अगर आपको इसी तरह ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर का अगर वीडियो चाहिए और पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।